अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब इस कदर बढ़ चुका है कि कौन किस पर कब स्ट्राइक कर देगा कुछ पता नहीं है। और जो सबसे बड़ी खबर आज की है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना डिफेंस के सेंट्रल कमांड के चीफ ब्रैड कूपर आज इस वक्त इजराइल में है। सेना के सबसे ताकतवर आप कह सकते हैं कमांडर हैं और इजराइल में वो आज युद्ध की आखिरी तैयारियों का जायजा ले रहा है। लगातार उनकी मीटिंग इजराइल के जो डिफेंस फोर्स है जिसे आईडीएफ कहते हैं उनके कमांडर्स के साथ हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल इस वक्त फुल अलर्ट पर हैं। अब दोस्तों सच ये है कि पिछले 6-7 दिनों में यानी एक हफ्ते में अमेरिका ने ईरान के चारों तरफ ज़बरदस्त मिलिट्री की घेराबंदी कर रखी है। तकरीबन 500 से ज़्यादा फाइटर जेट अमेरिका के इस वक्त मिडिल ईस्ट में तैनात हैं और इस बार ये फाइटर जेट जॉर्डन और साइप्रस से उड़ानें भरेंगे, स्ट्राइक करेंगे ईरान पर। दूसरी तरफ अमेरिका का जो सबसे खौफनाक जंगी जहाज़ है USS अब्राहम लिंकन, ये इस वक्त अरब सागर पहुंच चुका है और किसी भी समय ये ईरान के समंदर के पास पोजीशन ले सकता है। अब इस जंगी जहाज़ में पनडुब्बियाँ भी हैं, इसमें फाइटर जेट्स भी हैं, इसमें मिसाइलें भी हैं और ये आज की तारीख में न्यूक्लियर ड्रिवन वॉरशिप एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे खतरनाक दुनिया का जंगी जहाज़ माना जाता है। उधर ईरान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा है कि ये जंगी जहाज़ यानी USS अब्राहम लिंकन अगर ईरान के ज़्यादा करीब आता है तो ईरान की मिसाइलें इस जहाज़ को तबाह कर देंगी। अब दोस्तों ये सिर्फ एक धमकी नहीं है क्योंकि ईरान के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है और ख़ासकर जो खुर्रम शहर 4 ये जो लेटेस्ट मिसाइल है जिसका कुछ दिन पहले ईरान ने टेस्ट किया है, ऐसा कहा जाता है कि इसके पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि USS अब्राहम लिंकन जैसे जंगी जहाज़ को ये डुबो सकती है, तबाह कर सकती है और कहीं ना कहीं ये धमकियां अमेरिका के लिए घातक हो सकती हैं। अब दोस्तों एक और डेवलपमेंट है और इसको लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में, मध्य एशिया में, खासकर अरब वर्ल्ड में काफ़ी हलचल है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इस बार अमेरिका को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी दुबई, शारजा और आबू धाबी जैसी जो सल्तनत हैं, एमिरेट्स हैं, UAE, ये इस बार अमेरिका को खुले तौर पर साथ देने जा रहा है और इसके साथ साथ जॉर्डन भी जो इस्लामिक कंट्री है वो भी अमेरिका का साथ देगी। अब UAE का ये जो पैतरा, इससे सऊदी अरब बहुत नाराज़ है। कहीं ना कहीं नाराज़गी बहरीन, कतर और कुवैत में भी है और ओमान में भी है क्योंकि जो बाकी मुल्क हैं, चाहे वो टर्की हो या फिर सऊदी अरब हो या कतर हो या कुवैत हो या ओमान हो, सारी मुस्लिम कंट्रीज़ ने कहा है कि अगर अमेरिका अगर हमला करता है तो जो हमारे मुल्क में US बेस हैं हम उसका इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो सऊदी अरब ने कहा है कि वो न्यूट्रल रहेगा, वो अमेरिका के साथ नहीं जाएगा और कुछ इसी तरह के सुर हमें कतर से, ओमान से और कुवैत से भी सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन UAE ने जिस तरह के संकेत इजराइल मीडिया ने दिए हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ जा सकता है। जहाँ तक ईरान मीडिया की बात है तो एक और खबर का खंडन किया गया है। उनका ये कहना है कि जिस तरह की खबरें वेस्टर्न मीडिया में, अमेरिका के अखबारों में चलाई जा रही हैं कि खामनाई बंकर में छुप गए, बिल्कुल निराधार हैं। दरअसल सच ये है कि खामनाई कल भी अपने मिलिट्री लीडरशिप, अपने सैनिक और राजनीतिक सलाहकारों के साथ बातचीत कर रहे थे और खामनाई के ग्रीन सिग्नल पर ही मिसाइल सिस्टम को रेड अलर्ट पर रखा गया है। तो ये खबर ईरान की तरफ से आ रही है। तो दोस्तों अगले 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक सारी मिलिट्री की तैयारियां पूरी होती हुई लग रही हैं, जिसमें USS अब्राहम लिंकन जैसा जंगी जहाज़ ये स्ट्राइक पोजीशन ले लेगा, जो फाइटर जेट्स हैं वो भी स्ट्राइक पोजीशन ले लेंगे, अमेरिका के जो जनरल हैं इस वक्त इजराइल में हैं वहाँ वो भी पोजीशन ले रहे हैं। अब अंतिम फैसला जो है स्ट्राइक करने का, हमला करने का जो अंतिम फैसला है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ही लेना है, जो एक तरह से सुप्रीम कमांडर हैं डिफेंस के। उनको ही तय करना है कि क्या ईरान पर उन्हें स्ट्राइक करना है।
अगर वो निज़ाम बदलना चाहते हैं, जिस तरह से वो बार बार धमकी दे रहे हैं कि खामनाई को ईरान छोड़ना होगा, तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति वाकई हमला करने जा रहे हैं या इस बार भी एक तरह की एक गीदड़ भभकी है? देखना होगा, समय बताएगा। बहरहाल आज हमारे साथ अमरीश मिश्रा एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। अमरीश मिश्रा के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ईरान को बहुत गहराई से समझते हैं। इस महीने के पहले हफ्ते में वो ईरान में थे, जहाँ उनकी मिलिट्री के एक्सपर्ट से बात हो रही थी, वहाँ के बड़े बड़े संपादकों से बात हो रही थी, वहाँ उनकी मुलाकात ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान के साथ भी हुई है और इसके अलावा खामनाई के सलाहकारों से भी मिले। ईरान को बहुत अच्छे से जानते हैं, इजराइल की भी उनको खबर है और अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स भी समझते हैं। एक बार अमरीश मिश्रा जी को ज़रूर सुनिए, आपको पता लगने लगेगा कि होने क्या जा रहा है मध्य एशिया में। अमरीश जी, जो नया डेवलपमेंट मुझे दिख रहा है कि एक तरफ तो अंतिम तैयारियां दोनों तरफ से हो रही हैं, इजराइल और अमेरिका की, उधर ईरान की भी जो है आप कह सकते हैं लास्ट मिलिट्री ड्रिल चालू है। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट दिखने को मिल रहा है कि अगर हम इजराइल की मीडिया पर भरोसा करें तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी अबू धाबी, दुबई, जॉर्डन और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, ये तीनों मुल्क ने एक तरह से संकेत दिया है कि अगर युद्ध होता है, अमेरिका अटैक करता है, तो ये अमेरिका के साथ होंगे। क्या आपको लगता है कि ये एक नए तरह के समीकरण है मिडिल ईस्ट में, जहां यूएई एमिरेट्स जो है वो अमेरिका की गोद में है, जबकि सऊदी अरब या फिर कतर या ओमान या फिर कुवैत जैसे बादशाहत जो अमेरिका की गोद में, जिसको एक परसेप्शन था बैठने का, वो कहीं ना कहीं दूर है इससे? ये देखिए, बहुत बड़ी बात है जो इसका एक आउटकम है या फॉल आउट है या इसका परिणाम, जो इस समय पूरी अंतिम तैयारियां चल रही हैं, जो सीधे लामबंदी हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच। देखिए, सऊदी अरब को तो लंबे समय से, जब से सऊदी अरब बना है, आप समझ लीजिए, या जब से इसराइल मान लीजिए 1948 से बना है, तब से अमेरिका सऊदी अरब को कल्टीवेट कर रहा है। वो एक ऐसा अरब देश जो जो इसराइल के पक्ष में रहे। और सऊदी अरब ने तमाम, सब जो भी उतार चढ़ाव होता रहा, सऊदी अरब साथ रहा अभी तक, इब्राहिम अकॉर्ड्स तक होते रहे, फिर 7 अक्टूबर 2023 हो गया। और सऊदी अरब की इस समय यूएई से एकदम ठनी हुई है। मतलब आप ये समझिए, ये हालात हैं अफ्रीका में और यमन में, सब जगह दोनों दोनों पक्षों में गोलियां चल चुकी है। तो सऊदी अरेबिया का अलग होना, ईरान के साथ आना, अब यूएई को यह लग रहा है कि वो एक मिडिल ईस्ट में सुपर पावर बन के उभर सकता है। फाइनेंशियल पावर है ही उसके पास। अब वो सैनिक ताकत भी एक्वायर करने की पूरी कोशिश कर रहा है और अमेरिका ने उसको बहुत कुछ वायदा किया है। न्यूक्लियर जी वगैरह भी शायद वायदा कर दिया, अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन ये भी बात हुई। लेकिन जी यूएई ये नहीं देख रहा है कि ईरान सीधे यूएई पे हमला करेगा और यूएई में जो अमेरिकन बेसेस हैं वो इस्तेमाल हुए, या यूएई ने जिस तरह की पिछली बार भी मदद की थी, इस बार भी और खुल के करेगा जैसे लग रहा है। तो यूएई का वजूद खतरे में आ सकता है। ये जो 7 टापू हैं, या एक एक आप कह लीजिए कि 7 इलाके हैं जिनको मिलके यूएई बना है, ये 7 किंगडम्स हैं। इन सातों किंगडम्स पे मुख्य अबू धाबी, दुबई, ये जो सारे हैं, इन पे बहुत बड़ी एक गाज गिर सकती है। बल्कि जो फाइनेंशियल सेंटर भी जो इस समय ये बने हैं, ईरान के साइबर अटैक्स इनको टारगेट करेंगे। अमरीश जी, जिस तरह से अमेरिकी जंगी जहाज धीरे धीरे अब ईरान के समंदर के करीब पहुंच रहे हैं, उधर हम देख रहे हैं जॉर्डन में, साइप्रस में अमेरिकी फाइटर जेट्स वो लैंड कर चुके हैं, तैयारियां हो रही हैं। आज अमेरिका के सेंट्रल कमांड के चीफ, इजराइल के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, उनके साथ उनकी बैठक हो रही है। लास्ट जिसे कहते हैं मुआयना किया जा रहा है, सब कुछ देखा जा रहा है, तैयारियां देखी जा रही हैं। ईरान भी उधर तैयारी कर रहा है। खामनाई जो है वो और सेफ डेस्टिनेशन पर हैं इस वक्त, जहां उनकी मीटिंग चल रही। क्या आपको लगता है कि तैयारियां धीरे धीरे अब पूरी हो रही हैं और अब वक्त आ गया है जहां ट्रंप को डिसाइड करना है, ट्रंप को फैसला लेना है कि आगे बढ़ें, हमला करें, या इस हमले के लिए अभी अभी रुके रहें या इसको टालें? क्या अब सारा फोकस, मतलब मान लीजिए 26 जनवरी या उसके बाद सारा फोकस अब ट्रंप पे, ट्रंप को फैसला लेना है, तैयारियां दोनों तरफ से पूरी हैं? 100%। देखिए, ट्रंप को तो फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था, ट्रंप ने लिया नहीं। ये एक वीकनेस भी दिखाता है। फिर उसने और तैयारी की,
अभी उस समय यूएसएस इब्राहिम लिंकन साउथ चाइना सी में था 15-16 जनवरी के आसपास। अब ये पहुंच गया, ऑलमोस्ट पहुंच गया है, स्ट्राइक पोजीशन भी इसने ये ले लेगा कल तक। और ऐसी स्थिति में ट्रंप के पास अब कोई ये ट्रंप नहीं कह सकते हैं कि हमारी तैयारी पूरी नहीं। अब अगर ट्रंप पीछे हटेंगे तो वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन से ही हटेंगे। अगर उनको ये लग गया कि ईरान से वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं, जो कि दुनिया में बहुत बड़ा मैसेज देगा, क्योंकि ये सोचा जा रहा था कि ईरान नाम का कांटा अमेरिका दूर करेगा और चाइना और रशिया को दबाएगा, लेकिन उल्टा होता भी, चीजें उलट भी सकती है। अमेरिका अगर पीछे हटा तो उधर देखिए मदुरो को रिलीज करना पड़ेगा इनको, वेनेजुला में लेके बहुत सारी और गतिविधियां हो रही है, मतलब बड़े जो पॉलिटिकल इसके इम्कान है, चाइना और रशिया चढ़ जाएगा इनके ऊपर। और चाइना ताइवान ले सकता है, रशिया यूक्रेन में एक बड़ा यूक्रेन जेलेंस्की को सरेंडर करने के लिए बाध्य कर सकता है। तो जी ये जो देखिए स्थिति है ये बहुत अद्भुत है। जी जी। एक चीज मैं और देख रहा हूं कि ट्रम्प का जो फोकस है या अमेरिका का जो फोकस है वो जॉर्डन में है, साइप्रस में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में यानी दुबई, अबू धाबी में जहाँ बेस हैं वहाँ पर है। अ, कहीं ना कहीं अमेरिका सऊदी अरब, कतर, कुवैत या ओमान इनसे थोड़ा सा दूर हो रहा है और जॉर्डन के करीब जा रहा है, अमीरात के करीब जा रहा है। क्या आपको लगता है ये एक नया तरीका के समीकरण है और इसमें अमीरात और जॉर्डन पूरी तरह से गोद में बैठ गए हैं ट्रंप के? अमीरात और जॉर्डन देखिए ये तो गोद में पहले ही बैठे थे, लेकिन यूएई और सऊदी अरेबिया में जो संबंध विच्छेद हो गया, ये ओके। इस पूरी परिघटना की एक बड़ा एक तरह से प्रतिफल है या आउटकम है, उसको आप जैसे भी देखना चाहें। अब यूएई और जॉर्डन का वही बात है। अब जॉर्डन देखिए, उसको तो फिलिस्तीनी भी देश नहीं मानते कि जॉर्डन कोई देश है, कोई इस तरह का है कि जो कभी फिलिस्तीन की मदद नहीं की, जबकि एथनिसिटी एक ही है, मतलब फिलिस्तीनी जॉर्डन में भी हैं, फिलिस्तीनी यहाँ भी हैं, गाजा और वेस्ट बैंक में। तो फिलिस्तीनियों का भी ये व्यू है कि जॉर्डन को खत्म अगर होता है जॉर्डन, तो ये कोई बुराई नहीं है अरब दुनिया के लिए। और बाकी जो अरब पब्लिक है, जैसे सऊदी अरेबिया में बड़ी संख्या में, जो है इजिप्ट में, सऊदी अरेबिया में और कतर में, इन इन यहाँ भी लोगों का मानना है कि जॉर्डन अगर खत्म होता है तो कोई गाज नहीं गिरेगी, अच्छा ही होगा। ये तो पूरी स्थिति है जी। बस क्या आपको लगता है कि अगर स्ट्राइक होता है, अगर ईरान पे स्ट्राइक होता है, आप कह रहे हैं कि 26 तारीख या अ, मतलब एक दो दिन के अंदर ट्रंप फैसला लेंगे अपने आर्मी ऑफिशियल्स के साथ, क्या जॉर्डन, साइप्रस, यूएई ये नए बेस होंगे और जो पुराने बेस होंगे जिससे पिछली बार स्ट्राइक हुई थी, जैसे कतर है, कुवैत है, सऊदी अरब है, ये अमेरिका से दूर हो जाएंगे? यानी ट्रंप नए बेस का इस्तेमाल करेंगे इस बार? देखिए, ट्रंप की मजबूरी है नए बेस का इस्तेमाल करना, क्योंकि मेरे मेरे पास जो कुछ खबरें हैं, खासतौर पे अरब मीडिया की जो खबरें हैं, कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं, और यहां तक कि हिब्रू यानी जो इजराइल के अपने जो कुछ वेबसाइट्स हैं, जो बहुत सारी बातें ऐसी बताते हैं जो दूसरे लोग नहीं बताते, उसमें यहां तक बात हो रही है कि अगर अमेरिका ने सऊदी अरब और कतर को इस्तेमाल किया तो भीतर घात हो सकता है अमेरिका के खिलाफ, जो ओके। आज तक कभी नहीं हुआ जी। ये ये बहुत आज तक कभी हुआ ही नहीं ये। और मतलब आप कह अगर रहे हैं कि सऊदी अरब न्यूट्रल रहेगा, कतर न्यूट्रल रहेगा, कुवैत न्यूट्रल रहेगा, ओमान न्यूट्रल रहेगा, बहरीन न्यूट्रल रहेगा, टर्की न्यूट्रल रहेगा, ये लोग अमेरिका का साथ नहीं देंगे जो पहले देते थे? केवल यही नहीं कि साथ नहीं देंगे, भीतर घात। अब देखिए, टर्की का रडार जो अभी नया सीरिया में लगा है, जिसको लेके इजराइल ने ऑब्जेक्ट किया, वो रडार जो टर्की ने क्यों लगाया सीरिया में अभी, और ये इसके बाद लगाया है जब से ये टेंशन ईरान शुरू अमेरिका हुई। का शुरू हुआ, उसके बाद लगाया है। उससे इजराइल क्या कह रहा है? इजराइल कह रहा है कि ये इस रडार को हटवाओ, और अमेरिका हटवाना चाह रहा है लेकिन वो हटा नहीं रहा एर्दोगन। वजह क्या है? वजह यह है कि वहां से कोई भी मूवमेंट इजराइल का खास तौर पे ये रडार रीड कर लेगा। मान लीजिए अल ओके। उदेद बेस में या सऊदी अरेबिया में कुछ जैमिंग, कुछ इस तरह की अगर अमेरिका ने कोई हाई टेक्नोलॉजी लगाई हो, इजराइल के पास तो वो नहीं ना। इजराइल के तो हर मूवमेंट को वो रीड करेगा और ईरान को रिले करेगा। ये इजराइल की तोहमत, मतलब इजराइल ने आरोप लगाया
सीधे, जी ये मेरी बात नहीं है। और आप सोच जी लीजिए इस तो भीतरघात की बात हो रही है। और सऊदी अरब में ये भी हो सकता है कि अगर अमेरिका ने कुछ तरीके से सऊदी अरेबिया के उस हिस्से को जो प्रो अमेरिकन है, एमबीएस के जो एंटी है, उसको अपने साथ करके इस्तेमाल करने की ईरान के खिलाफ कोशिश की, तो जो प्रो एमबीएस ऑफिसर्स है वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। ये बड़ी एक परिघटना है। जी जी जी, सऊदी अरब कहीं ना कहीं ईरान की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। अपने बहुत पुराने साथी, विश्वसनीय साथी अमेरिका से थोड़ा सा दूर हो रहा है, क्योंकि ईरान की जंग में वो अमेरिका के साथ खड़ा होता नहीं दिखना चाह रहा। ये सऊदी अरब की एक तरह की नीति है, एक नई नीति आप कह सकते हैं। और यही नीति कहीं ना कहीं कतर की है और कुवैत की है, ओमान की। एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। ये बात सही है अमरीश जी की जिस तरह का ट्रंप ने व्यूह रचना रची है, पूरे मिडिल ईस्ट में 500 से ज़्यादा फाइटर जेट्स खड़े कर दिए, स्टेशन कर दिए। 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, जंगी जहाज़, जॉर्ज बुश और अब्राहम लिंकन, 2 सबसे खौफनाक, सबसे बड़े दुनिया के जहाजी बेड़े, वो ईरान को घेर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि सूनर और लेटर, अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद, क्या ट्रंप स्ट्राइक करेंगे? क्या उनका ऑब्जेक्टिव है स्ट्राइक करना? और इसीलिए इतिहास में पिछले 25-30 साल में सबसे बड़ा एक मिलिट्री घेराबंदी हो रही है मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हाथों। देखिए, ट्रंप स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि अगर ट्रंप ने स्ट्राइक नहीं किया, इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो ये होंगे कि अभी वो यूरोप को दबा रहे हैं। मदुरो की घटना के बाद उन्होंने सबको दबाने की कोशिश की है, कनाडा को दबा रहे हैं, धमकी दी है कि कनाडा चाइना के साथ कोई ट्रेड डील ना करे। ये अभी उन्होंने टेक जी ओवर हाँ। करने की बात कही है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को गवर्नर कह दिया कि यानी यूएस का ही कोई हिस्सा है वो कनाडा। ये सारी चीजें ट्रंप खो देंगे। जो ट्रंप ये सोचते हैं कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारे लिए छोड़ दिया जाए, यानी लैटिन अमेरिका और कनाडा वगैरह, ये सब हमारे बैकयार्ड है, ग्रीनलैंड, ये सब वेनेजुएला, क्यूबा, ये सब हमारे हैं, हम ले लेंगे इनको। ये पूरा पूरा प्रोग्राम खटाई में पड़ जाएगा अगर ये ओके, स्ट्राइक नहीं करते। मतलब ये स्ट्राइक कर रहे देखिए, हैं। इसलिए अब तो कहीं पीछे हटने की कोई संभावना ही नहीं। ओके, पीछे हटना बहुत घातक होगा अमेरिका के लिए, क्योंकि जिस तरह से ग्रीनलैंड का प्रेशर है, कनाडा का प्रेशर है, वेनेजुएला पे प्रेशर है, लैटिन अमेरिका पे प्रेशर है ट्रम्प का, या चीन और रूस को वो डरा रहे, ईरान पर स्ट्राइक करना ही कह लाजमी है। टाइमिंग जो टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं वो ट्रम्प को तय करनी है कि वो 26 जनवरी के बाद है, या फिर वो इसको 15 दिन डिले करते हैं, या फिर एक किसी मौके की तलाश करते हैं, या फिर कोई हमेशा एक सरप्राइज एलिमेंट होता है, वो बातचीत, डिप्लोमेटिक टॉक्स की बात करते हैं और एकदम से स्ट्राइक कर देते हैं। तो ट्रम्प को वो तय करना है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ईरान पर अटैक होगा। अगर ईरान पर अटैक हो रहा है, लास्ट सवाल है, क्या आपको लगता है जो फीडबैक आपको मिल रही है वहाँ के मिलिट्री एक्सपर्ट से, क्योंकि आप लगातार टच में है ईरान के, क्या ईरान पूरी तरह से टॉप अलर्ट पर है और उसकी जो मिसाइल ताकत है कहीं ना कहीं वो जल्दी सरेंडर नहीं करेगी अमेरिका के आगे? और अगर ये युद्ध होता है तो ये लंबा खिंचेगा। ये युद्ध 2-3 दिन का युद्ध नहीं है, ये लंबा युद्ध खिंचेगा और अमेरिका को ईरान नाको चने चबा सकता है। देखिए दीपक जी, एक आपको बात बताएं, हम लोग ने मिसाइलों की बात की है, पहले उनके नाम की बात की है। ईरान के पास सी ड्रोन्स ऐसे हैं जो समुद्र में वार कर सकते हैं, उनकी बात की। अभी जो लेटेस्ट खबर है, ताले घर एक जगह ईरान में है और उनका पंचाहार करके बड़ा एक बेस है, वहां पर उन्होंने सैक्रोफेगस बनाया। अब सैक्रोफेगस क्या होता है? ये मिलिट्री टर्म्स में एक लोहे का ताबूत होता है, बहुत ही स्ट्रांग लोहे का ताबूत होता है, जो उसको B-2 बॉम्बर भी भेद नहीं सकते। ओके। और ओके, जी, और एक तरह का यहां तक, कवच है, एक तरह का कवच है ये, बिल्कुल एक तरह का वो रक्षक। कवच है, अभेद कवच है। और वो इतना डीप है कि यूएस एनालिस्ट का ये मानना है कि यहां न्यूक्लियर टेस्टिंग भी हो सकती है और हो रही होगी। भाई देखिए, स्टेक्स इतने हाई हो गए। अच्छा, ये ओके। एक जगह नहीं, ये एक जगह तो अभी खबर आई है, वो 3-4 जगह और इस तरीके के उन्होंने
बनाए हुए हैं। और इसीलिए चलिए देखिए आज आजादी, जी जी, एक लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। आपने हाँ कहा कि तैयारी हो रही है और जिस तरह का एक नए तरह का जो सुरक्षा कवच बनाया है, जहां B2 बॉम्बर जो ट्रम्प जिस पर बहुत नाज करते हैं वो भी उसको भेद नहीं पाएंगे। लास्ट सवाल, मान लीजिए अमेरिका इतनी बड़ी ताकत है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और उसके साथ जो उसके तमाम साथी हैं उनके पास भी ताकत है। अगर ईरान पर हमला होता है, ईरान दबता चला जाता है, तो क्या इस युद्ध का जो पूरा आप कह सकते हैं गेम पलटने के लिए, क्या इस युद्ध में एक ऐसे नाजुक मौके पर क्या ईरान टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है, और क्या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास हैं, और क्या इस सिलसिले में आपको कोई जानकारी है? देखिए, मैं तो ये अपने सारे सोर्सेस पे, चाहे ईरान की सोर्स हो, इजराइल की सोर्स हो, दोनों ये कह रहे हैं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास है। और ये जो सैक्रोफेगस की जो मैंने बात की, ये जो लोहे के ताबूत की, एक्चुअली ताबूत टाइप ही आप ये समझ लीजिए, जी इसके अंदर न्यूक्लियर टेस्टिंग अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है। आप जान, मतलब न्यूक्लियर टेस्टिंग रेगिस्तान में होती है, समुद्र में होती है, नहीं तो अंडरग्राउंड ही होती है ना। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग का ही 2003 से पूरी अंतरराष्ट्रीय जो सो कॉल्ड अंतरराष्ट्रीय समुदाय है, अमेरिका द्वारा जो लीड किया जाता, उसको 2003 से यही खतरा ईरान से है कि अंडरग्राउंड टेस्टिंग तो नहीं कर है। ली इसने, या ये कभी भी कर सकता है। और आज तक वो लोग इसको ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि वो कह रहे हैं यहां पहुंचना असंभव है, मतलब ये अंडरग्राउंड पहुंचना असंभव है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो सकता है कि अगर अमेरिका ने पूरी तरह से चढ़ाई करी और ईरान को लगा कि अगर ये युद्ध उसके हाथ से निकल रहा है तो ये मौका वो छोड़ेगा नहीं, टैक्टिकल टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा। मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि ये जंग लंबी खिंचेगी और अमेरिका को अल्टीमेटली भारी पड़ सकती है, और इसी वजह से ट्रम्प जो है बहुत कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज दिखते हैं? देखिए, ट्रम्प ये देख रहे हैं उनको कि इजराइल खत्म हो सकता है। इजराइल खत्म हो सकते हैं का मतलब भी हम लोग साफ कर दें यहां पर। इजराइल खत्म होने का क्या मतलब है? देखिए, तेल अवीव और हाइफा, ये दो जगह ऐसी हैं जहां पर ईरान की सारी ऑयल रिफाइनरीज, या आप कहिए इसराइल। तीसरी दिपोना, हाँ मतलब हाइफा में ऑयल रिफाइनरीज है, तेल अवीव कैपिटल है जहां मोसाद से लेके सारी उस तरह की फोर्सेज हैं, और फिर दिमोना जो उनका न्यूक्लियर रिएक्टर। अब इन तीन तीन जगहों पर अगर ईरान ने स्ट्राइक कर दी, या चलिए दो पे की, हम मानते चलिए दो पे की, तो या तो इजराइल न्यूक्लियर वेपन चलाए, ये स्थिति बनेगी, वरना इजराइल खत्म। और ओके। इजराइल ने न्यूक्लियर वेपन चलाया तब फिर एक दूसरी दूसरी तरह की बात हो जाएगी। देखिए, यहीं पर बात, ये बहुत ही क्रिटिकल बात है, और ट्रंप इसीलिए दुविधा में है ओके कि ओके ऐसी ओके। स्थिति का मुकाबला कैसे करेंगे वो। ट्रम्प 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 ऐसा लग रहा है जैसे दोस्तों अपने जाल में कहीं फंसते जा रहे हैं। उन्होंने एक सैनिक व्यू रचना तो रच दी है। इतिहास में अब तक का सबसे बड़ी आप कह सकते हैं मिलिट्री नाकेबंदी कर रखी है ईरान की, जहां पर बड़े बड़े वॉरशिप्स हैं, 500 से ज़्यादा फाइटर जेट्स हैं। लेकिन अभी भी जो अमरीश भाई कह रहे हैं कि ट्रम्प को ये लगता है कि अगर वो पहली स्ट्राइक करें और ये युद्ध हुआ और युद्ध में कहीं न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल हुआ, हाइफा से लेके तेल अवीव जो इसराइल के दो बड़े एसेट्स हैं उसको ध्वस्त कर दिया गया, तो एक तरह से ट्रम्प जो है वो अपनी बाजी हार जाएंगे। बात बिल्कुल। अमेरिका पर अटैक करने की नहीं है, बात इजराइल की है। जिस इजराइल के लिए ये जंग लड़ी जा रही है, अगर उस इजराइल को ही सबसे बड़ा डेंट लग जाए तो फिर इस जंग का जो जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं अपने आप खत्म हो जाता है, और ऐसी स्थिति वो नहीं चाहते हैं, ऐसी स्थिति ट्रंप नहीं चाहते। लेकिन फिर भी ट्रंप को डिसाइड करना होगा कि आगे क्या होना है। 26 तारीख के बाद, 27 तारीख के बाद मैं अपडेट करता रहूंगा। एक चीज मैं कह सकता हूं कि एक जंग अगर हुई तो फिर तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। इस तरह के हालात दिख रहे हैं। जिस तरह से यूएई साथ में जा रहा है, यूनाइटेड किंगडम साथ में जा रहा है, जॉर्डन साथ में है, साइप्रस साथ में, कई और देश अमेरिका के साथ में, इजराइल तो खैर गोद में ही बैठा है, और इधर सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान न्यूट्रल हो रहे हैं, टर्की न्यूट्रल हो रहा है। और जहां तक हिंदुस्तान की बात है तो हिंदुस्तान ने अभी यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में ईरान का साथ दिया है, चाइना ने ईरान का साथ दिया है, यहाँ तक कि रूस और पाकिस्तान भी अब इस वक्त ईरान के साथ खड़े। तो जो समीकरण दुनिया के बन रहे हैं वो भी कम खतरनाक नहीं है।
और मैं तो यही चाहूँगा, हर बार मैं कहता हूँ कि ईश्वर करे ये युद्ध ना हो, क्योंकि अगर ये युद्ध होता है तो फिर संकट में हम भी हैं, आप भी हैं, सब है। अमरीश भाई आप आए, फोकस आपने आज किया, और जो आपने एक बात कही कि अब सारा का सारा जो खेल है वो ट्रंप के पास है, ट्रंप को ही पत्ते चलने हैं, लेकिन ट्रंप इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि थोड़ा सा डर उनको इजराइल को लेकर है। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का। थैंक यू सो मच अमरीश मिश्रा जी।